बिहार और बाढ़ ये शब्द अक्सर साथ सुनाई देते हैं, खासकर उत्तरी बिहार में। हर साल मानसून एक बड़ी चुनौती लेकर आता है। हमारे पास इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट है और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर क्या कर रही हैं। हाँ। इसमें तात्कालिक बचाव से लेकर लंबी अवधि की योजनाओं और पड़ोसी देश के साथ तालमेल तक सब कुछ शामिल है। हाँ, ये एक बहुस्तरीय समस्या है, सही कहा आपने, और इसके समाधान भी मतलब वैसे ही हैं। अच्छा। इसमें पुराने तरीकों जैसे तटबंधों की मरम्मत से लेकर नई तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक कई पहलू जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत बुनियादी ढांचे से करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि बिहार में 3700 किलोमीटर से ज्यादा लंबे तटबंध है। जी हाँ, काफी लंबा नेटवर्क है, जिनका मानसून से पहले रखरखाव जरूरी है। और गंडक पर वाल्मीकि नगर और कोसी पर बीरपुर बैराज को भी अपग्रेड किया जा रहा है। ये कितने अहम है? देखिए, ये तटबंध और बैराज ये एक तरह से पहली रक्षा पंक्ति हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये न सिर्फ आबादी वाले इलाकों को पानी के सीधे हमले से बचाते हैं, बल्कि कोसी और गंडक जैसी जो विशाल नदियां हैं उनके पानी के बहाव को, मतलब डिस्चार्ज को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अच्छा, कितना पानी कब छोड़ना है ये सब? हाँ, बिल्कुल। और इसमें केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम यानी FMP वो भी मदद करता है, फाइनेंशियल और टेक्निकल। ओके। साथ ही दरभंगा और सीतामढ़ी जैसे जो निचले इलाके हैं वहां डिटेंशन बेसिन भी बनाए जा रहे हैं। ये एक तरह के बड़े जलाशय होते हैं। अच्छा। जो बाढ़ के पीक टाइम पर अतिरिक्त पानी को कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। इससे मैदानी इलाकों में अचानक पानी का दबाव कम हो जाता है। समझ गई। लेकिन बिहार की ज्यादातर बड़ी नदियां कोसी, गंडक, बागमती ये तो नेपाल से आती हैं। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो जाहिर है नेपाल के साथ तालमेल बहुत जरूरी होगा। इस मोर्चे पर क्या हो रहा है? बिल्कुल, ये एक अहम कड़ी है। इसके लिए भारत और नेपाल की एक संयुक्त समिति है, JCIFM, जॉइंट कमेटी ऑन इनंडेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट। ओके, JCIFM। हाँ, ये समिति नियमित रूप से मिलती है। इसका मुख्य काम है सीमा के आर पार जो बाढ़ नियंत्रण के स्ट्रक्चर्स बने हैं उनका रखरखाव और संचालन में समन्वय बनाना। प्रमुख बैराजों, खासकर कोसी और गंडक पर पानी के बहाव की निगरानी करना, और सबसे जरूरी मॉनसून के दौरान रियल टाइम में डेटा साझा करना। डेटा शेयरिंग, हाँ वो तो जरूरी है। जी हाँ। हालांकि देखिए, दो देशों के बीच ऐसी नदियों पर पूरी तरह तालमेल बिठाना हमेशा एक चुनौती रहती है, पर यह समिति एक महत्वपूर्ण मंच जरूर है। ठीक है, तो ढांचा और पड़ोसी देश से तालमेल हो गया। अब तकनीक की बात करते हैं। हमने रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम्स मतलब RTFS और मोबाइल अलर्ट ऐप इंद्रधनुष का जिक्र सुना है। हाँ, ये कैसे काम करते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, बाढ़ को अगर हम पूरी तरह रोक नहीं सकते तो समय पर चेतावनी ही जान बचा सकती है। सही बात है। तो केंद्रीय जल आयोग CWC और भारतीय मौसम विभाग मतलब IMD, ये विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मदद से ये रियल टाइम पूर्वानुमान प्रणाली चला रहे हैं। ओके। ये सिस्टम्स नदियों में पानी के बढ़ते स्तर और बारिश के आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित बाढ़ की चेतावनी जारी करते हैं। और ये चेतावनी पहुंचती कैसे है? हाँ, तो इंद्रधनुष ऐप है और जियो टारगेटेड SMS भी भेजे जाते हैं, मतलब सीधे उन लोगों के मोबाइल पर जिनके प्रभावित होने का खतरा होता है। अच्छा, जियो टारगेटेड मतलब जिस इलाके में खतरा है वहीं के लोगों को। जी हाँ, बिल्कुल। तो तकनीक जो है वो सूचना को सही समय पर सही जगह पहुंचाने का काम कर रही है। ये तो बहुत अच्छा है। और जब बाढ़ आ ही जाती है तब तैयारी और राहत की क्या इंतजाम है? हाँ, तो उसके लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी BSDMA नोडल एजेंसी है। BSDMA? जी, वो मॉनसून से पहले ही लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास कराती है, मतलब इवैक्यूएशन ड्रिल्स, अस्थायी शिविर बनाना, जागरूकता फैलाना, ये सब काम होते हैं। फिर राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और SDRF, इनकी टीमें संवेदनशील जगहों पर पहले से तैनात रहती हैं। ओके। बाढ़ के दौरान हजारों राहत शिविर चलाए जाते हैं जहां खाना, पानी, दवाइयां मिलती हैं, और प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए 600 से ज्यादा नावें रहती हैं। जरूरत पड़ने पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे जाते हैं। काफी व्यापक तैयारी लगती है। ये तो हुए तात्कालिक उपाय। क्या कुछ स्थायी समाधानों की दिशा में भी काम हो रहा है, जैसे
नदियों में जमा हो रही भारी गाद की समस्या का आपने जिक्र किया था। हाँ, गाद यानी सिल्टेशन, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर कोसी जैसी नदियों के लिए जो पहाड़ों से भारी मात्रा में गाद लाती हैं और अपना रास्ता बदल लेती हैं। हाँ, कोसी की कहानी तो कुख्यात है। बिल्कुल। तो बिहार सरकार ने केंद्र को एक विस्तृत गाद प्रबंधन नीति का प्रस्ताव दिया है। साथ ही NIH रुड़की और IIT कानपुर जैसे संस्थानों के साथ मिलकर नदी बेसिन के स्तर पर प्रबंधन प्रणालियां विकसित करने पर काम चल रहा है। अच्छा, मतलब रिवर बेसिन मैनेजमेंट। जी, और शहरी बाढ़ जैसे पटना में जो समस्या आती है उससे निपटने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर काम हो रहा है। और JICA जो जापानी एजेंसी है, उसकी मदद से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बुनियादी ढांचे पर भी जोर है। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सब लंबी अवधि के प्रयास हैं। हिमालय क्षेत्र का भूविज्ञान, भारी गाद, सीमा पार नदियों पर पूरी तरह नियंत्रण न होना और अब ये जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर, ये चुनौतियां बनी हुई हैं। तो कुल मिलाके बिहार में बाढ़ प्रबंधन एक बहुत जटिल और लगातार चलने वाला काम है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, पड़ोसी देश से सहयोग, आधुनिक तकनीक और जमीनी स्तर पर राहत सब कुछ शामिल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे जटिल भौगोलिक और जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए एक एकीकृत और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। और ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है, दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। हाँ, ये सारे प्रयास अपनी जगह महत्वपूर्ण तो हैं ही। जी हाँ, सराहनीय हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करते हैं। जब नदियां देशों की सीमाएं नहीं मानती और जलवायु परिवर्तन मौसम के पैटर्न को लगातार बदल रहा है, तो क्या सिर्फ राष्ट्रीय या दो देशों के बीच के समाधान काफी हैं? या फिर हमें बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए और भी व्यापक, शायद पूरे नदी बेसिन को ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्रीय सहयोग के मॉडल की जरूरत है? ये सोचने का विषय है।